नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। और मैं मनी जानी आज हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास को लेकर के। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पीछे वाली क्लास में अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा और आज अपन मादा जन्म तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास में मैं आपके हर एक डाउट को चुन चुन के क्लियर करने वाला हूं और अगर आप ईमानदारी के साथ, धैर्य के साथ इस क्लास को लगाते हैं तो ये कंसेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आज अपन शुरू करने वाले हैं मादा जनन तंत्र। इससे पहले मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने पढ़ाया उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया अपना दम लगा करके। तो अगर आपने वो चीज़ें वहाँ से पढ़ी हैं तो आपको इसमें बहुत कम एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं कुछ कुछ उसी तरीके से, उसी स्टेप से आपको ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा ताकि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी इसमें नहीं लगानी पड़े, उन्हीं से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मादा जनन अंग की अगर मैं बात करूं तो मादा जनन अंग के अंदर भी जैसे हमने नर जनन अंग के अंदर पढ़ा कि उसमें एक प्राथमिक जननांग होता है, एक द्वितीयक जननांग होता है और एक बाह्य जननांग होते हैं। तीन चीजें हमने देखी थी। प्राथमिक जननांग जो है वो क्या काम करते हैं, युग्मकों का निर्माण करते हैं और सेक्स हार्मोन या स्टेरॉइडल हार्मोन का स्त्रावण करते हैं। ये प्राथमिक जननांग का काम होता है। नर के केस में अपन ने देखा वहां पे प्राथमिक जननांग टेस्टिस था और नर के केस में जो युग्मक बनता है यानी कि नर युग्मक जो होता है वो क्या होता है, शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है। आज हम फीमेल की बात करेंगे, मादा की बात करेंगे। तो मादा के केस में प्राथमिक जननांग क्या होगा और वो जो है मादा युग्मक जो है वो क्या होता है, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। फिर हमने द्वितीयक जननांग के बारे में पढ़ा कि ये युग्मकों के निर्माण के अलावा जितने भी कार्य होते हैं, युग्मकों का स्थानांतरण, उनका संचयन, उनका पोषण, ये सारे के सारे काम द्वितीयक जननांग करते हैं। और बाह्य जननांग जो एक्चुअल में चीज हमें बाहर से दिखाई पड़ती है, जो पार्ट्स हमें बाहर से दिखाई पड़ता है, वो बाह्य जननांग होता है। ये बातें हमने कॉमन पहले पढ़ी थी, वो फिर उसको अप्लाई किया। आज भी हम उन्हीं चीजों को अप्लाई करेंगे और इस मादा जनन अंग को पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलो, सबसे पहले तो मादा जनन तंत्र में जो प्राथमिक जननांग होता है, मादा जनन तंत्र में जो प्राथमिक जननांग होता है, प्राथमिक जननांग इसमें क्या होता है, वो होता है अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में कहते हैं ओवेरी, इंग्लिश में कहते हैं ओवेरी, अंडाशय। अंडाशय जो होते हैं ये कितने होते हैं, जैसे कि वहां पे टेस्टिस हमने पढ़ा, टेस्टिस 2 होते हैं, अंडाशय भी 2 होते हैं, अंडाशय भी 2 होते हैं। यानी कि संख्या आपसे पूछ ले कि अंडाशय कितने होते हैं तो 2 होते हैं। अब अंडाशय क्या काम करेगा, तो अंडाशय जो है एक तो आपके अंडाणु का निर्माण स्थल होता है, यानी कि अंडाणु का निर्माण करेगा, अंडाणु का निर्माण करेगा। और जो सेक्स हार्मोन है जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनका स्त्रावण करेगा, इनका स्त्रावण करेगा। वही ट्रिक हमने अप्लाई की कि प्राथमिक जननांग का काम होता है युग्मकों का निर्माण और सेक्स हार्मोन का स्त्रावण। तो अगर मैं फीमेल के केस में देखूं तो युग्मक जो है वो क्या होगा, अंडाणु होगा। मादा युग्मक क्या होता है, मनुष्यों में अंडाणु होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अंडाणु का निर्माण करेगा और सेक्स हार्मोन मादा के केस में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं, तो ये भी यहाँ पे इसका स्त्रावण करेगा। बताओ, प्राथमिक जननांग क्लियर है। मादा जनन अंग में प्राथमिक जननांग क्या होता है, अंडाशय होता है। क्या होता है, अंडाशय होता है, जिनकी संख्या 2 होती है और काम इनका होता है अंडाणु का निर्माण करना, मादा युग्मक का निर्माण करना। चलो, अब हम बात करेंगे द्वितीयक जननांग की। अब हम किसकी बात करेंगे, द्वितीयक जननांग। द्वितीयक जननांग जो है, द्वितीयक जननांग क्या होते हैं, जो अंडाणु के निर्माण के अलावा अंडाणु के परिवहन में, अंडाणु के पोषण में और उसके संचयन में जो भाग लेते हैं वो द्वितीयक जननांग होते हैं। और जब हमने नर जनन तंत्र पढ़ा उस समय मैंने आपको द्वितीयक जननांग की 2 कैटेगरी बताई थी। इसको 2 भागों में मैंने तोड़ा था कि एक तो होती है सहायक जनन वाहिनियां और एक होती है सहायक जनन ग्रंथियां।
वाहिनियां क्या होती हैं? वाहिनियां नाम से पता चल रहा है, वहन, वहन मतलब ट्रांसफर करने का काम करेगी वो वाहिनियां। और ग्रंथियां जो कुछ ना कुछ पदार्थों का सिक्रीट करेगी, स्त्रावण करेगी, तो वो क्या हो जाएगी? ग्रंथियां हो जाएगी। फिर से मैं इसको दो भागों में, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तोड़ा वैसे ही तोड़ता हूं। एक इसमें हो जाएगी सहायक जनन वाहिनियां, सहायक जनन वाहिनियां, और दूसरी हो जाएगी इसमें सहायक जनन ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथि। बताओ यहां तक किसी को कुछ ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही है? अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है तो यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये सारी चीजें आती जा रही होगी। ठीक है, सहायक जनन वाहिनियां और सहायक जनन ग्रंथियां। अब मेल के केस में वाहिनियां अलग थी, ग्रंथियां अलग थी, तो फीमेल के केस में अलग होगी। ये तो सिंपल सी बात है, अलग ही होगी, तभी तो अपन पढ़ रहे हैं, सेम होती तो क्यों पढ़ते। ठीक है, अब यहाँ पे सहायक जनन वाहिनियों की बात करूं तो यहाँ पे 3 आपको याद रखनी है। जैसे कि आपने नर जो है उसके अंदर 4 याद रखी थी, रेटिटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और वास एफरेंस। यहाँ पे 3 है। कौन कौन सी है ध्यान से सुनो। पहली जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी गर्भाशय। क्या हो जाएगा? गर्भाशय। गर्भाशय को इंग्लिश में कहते हैं यूट्रस। क्या कहते हैं? यूट्रस। स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है लेकिन कोई बात नहीं, इसको कहते हैं यूट्रस। दूसरी जो इसके अंदर होगी वो होगी फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो है इसके 2 नाम और हैं, एक अंडवाहिनी, एक डिंब वाहिनी, दोनों आपको याद रखने हैं। एक होता है अंडवाहिनी, वो भी इसी का नाम है। अंड का मतलब अंडाणु और वाहिनी मतलब ले जाने वाली, है ना? तो ये हो जाएगी अंडवाहिनी या फिर डिंब वाहिनी। डिंब भी वही अंडाणु का ही नाम है, यानी कि अंडाणु या डिंब को ले जाने वाली, क्योंकि वाहिनियां है और वाहिनियां का काम ले जाने का होता है। ठीक। और तीसरी जो इसके अंदर हो जाएगी वो हो जाएगी योनि। तीसरी चीज क्या हो जाएगी? योनि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेजाइना, इंग्लिश में कहते हैं वेजाइना। बताओ सहायक जनन वाहिनियां क्लियर होगी? 3 सहायक जनन वाहिनियां फीमेल के केस में अपन पढ़ेंगे, और वो कौन कौन सी हैं याद रखना। गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और योनि। गर्भाशय यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और योनि वेजाइना, ये तीनों याद होने चाहिए। सहायक जनन ग्रंथियों की अगर मैं बात करूं तो नर के केस में अपन ने 3 ग्रंथियां पढ़ी थी। एक जोड़ी शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल होती है, और एक आपकी काउपर ग्रंथि जो कि पेयर्स में होती है। 3 ग्रंथियां पढ़ी थी। यहाँ पे फीमेल के केस में मात्र एक ही आपकी जो है वो सहायक जनन ग्रंथि होती है, और उसका नाम है बार्थोलिन की ग्रंथि। वो क्या हो जाएगी? बार्थोलिन डक्ट या बार्थोलिन ग्रंथि। ये बस केवल और केवल इसके अंदर एक ही सहायक जनन ग्रंथि होती है, बार्थोलिन की ग्रंथि। कौन सी होती है? बार्थोलिन की ग्रंथि। ये हमने प्राथमिक जननांग पढ़ लिया, ये हमने प्राथमिक जननांग, यहाँ पे ये हमने द्वितीयक जननांग पढ़ लिया। तीसरा जो हमारा पार्ट आता है वो क्या आता है? तीसरा पार्ट हमारा आता है बाह्य जननांग, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तीसरा जो पार्ट आता है हमारा वो आता है बाह्य जननांग, यानी कि फीमेल की बॉडी में जो स्ट्रक्चर बाहर से दिखाई पड़ती है जननांग में, वैसे तो बहुत सारी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जनन तंत्र की। तो जनन तंत्र की जो अंग या जो संरचना बाहर से दिखाई पड़ती है वो बाह्य जननांग, और वो क्या होती है उसको अपन हिंदी में बात करूं तो भग कहते हैं, और इंग्लिश में इसके बहुत सारे नाम हैं। इसी को अपन कह सकते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसको कह सकते हैं। इसी को अपन कह सकते हैं प्यूडेंडम, प्यूडेंडम। इसी को अपन वल्वा कह सकते हैं, वल्वा। तो ये सारे के सारे नाम किसके हैं? इसी बाह्य जननांग के, जो फीमेल के केस में होता है उसी के नाम। ठीक है, वेस्टिब्यूल भी होता है। तो वो सारे नाम आपको इंग्लिश वाले नहीं रटने, मोस्टली आपको ये चीजें ध्यान में रख लेना कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है वो क्या होता है? बाह्य जननांग को ही इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो ये आपका भग हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो बताओ ये चीजें क्लियर हुई? आसान है, बहुत आसान है यार। उसी सीक्वेंस में आपने पढ़ा कि प्राथमिक जननांग फीमेल के केस में अंडाशय,
द्वितीयक जननांग वही हमने दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया, सहायक जनन वाहिनियां, सहायक जनन ग्रंथि। वाहिनियां तीन प्रकार की, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, योनि, और ग्रंथि केवल एक होती है, बार्टोलिन डक्ट। और बाह्य जननांग के रूप में भग या जिसको प्यूडेंडम या वल्वा अपन कहते हैं, ये सारी चीजें फीमेल के जननांग में अपन को देखनी है, ये चीजें अपन को देखनी है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन को ये जो बीच में डायग्राम पड़ा हुआ है, इनके अंदर ये जो चीजें मैंने लिखी हैं, इसी को लेबलिंग करना है, इसी को दर्शाना है कि कौन सा भाग कहां पे है। बस ये अपन काम कर लेंगे पहले, अगर आपने ये सीख लिया तो ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिया होगा अभी तो। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, अब अपन इस डायग्राम के अंदर लेबलिंग करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम किसका है? मादा जनन तंत्र का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इस डायग्राम के अंदर ये जो दो संरचना आपको दिख रही हैं, ये दो संरचना, ये प्राथमिक जननांग अंडाशय है। ये क्या है? अंडाशय। ये है आपके अंडाशय, एक अंडाशय इधर, एक अंडाशय इधर, टोटल दो अंडाशय, ठीक है सर। ये हो गया अंडाशय, यानी कि प्राथमिक जननांग क्लियर। द्वितीय जननांग में सहायक जनन वाहिनियां और सहायक जनन ग्रंथि। सहायक जनन वाहिनियां कितनी होती हैं? तीन होती है सहायक जनन वाहिनियां। सबसे पहले हमने पढ़ा गर्भाशय, तो ये जो पार्ट्स आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पार्ट जो है ये आपका गर्भाशय है, ठीक है। ये पार्ट गर्भाशय, और यहां से ये जो नली निकल रही है, ये नली क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। गर्भाशय को अंडाशय के साथ ये जो नली जोड़ रही है, ये फैलोपियन ट्यूब, ये गर्भाशय। और गर्भाशय से आगे ये जो संकीर्ण मार्ग दिख रहा है, ये आपका वेजाइना है, योनि है। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस गर्भाशय से आगे जो संकीर्ण पार्ट दिख रहा है, ये योनि। इसको मैं लिखूं, ये आपका गर्भाशय। एक मिनट, इसको इस साइड लिख देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? गर्भाशय। ये हो गया गर्भाशय, ठीक है। अब यहां पे ये क्या हो गया? ये क्या होगी? योनि, योनि, ठीक है। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये तीन भाग है। अपन सीधे इसको, ये पूरी तो फैलोपियन ट्यूब है ही, लेकिन इसमें तीन भाग है। एक ये वाला पार्ट जो यहाँ पे गर्भाशय से जुड़ा हुआ है, इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कह देते हैं इस्थमस। इस्थमस हिंदी में इसको कहते हैं संकीर्ण पथ, संकीर्ण पथ, इस्थमस। उसके बाद एक चौड़ा पार्ट आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये ब्रोड है, यहाँ पे ये ब्रोड है, तो ये चौड़ा वाला जो भाग है, ये हो जाता है एम्पुला। ये क्या हो जाता है? एम्पुला। ये हो गया एम्पुला, ठीक है। और उसके बाद ये जो जस्ट अंडाशय के पास में आपको संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम, हिंदी में इसको कहते हैं कीपक। कीपक। ये तीनों की तीनों चीजें मिलकर के किसका निर्माण कर रही हैं? फैलोपियन ट्यूब का निर्माण कर रही है। तीनों के तीनों चीजें मिलकर के फैलोपियन नलिका का निर्माण कर रही है। ये फैलोपियन ट्यूब पूरी फैलोपियन ट्यूब है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब को भी अपन ने तीन भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे इधर वाला भाग जो गर्भाशय के पास में है, वो इस्थमस। बीच वाला जो चौड़ा भाग है, वो एम्पुला। और अंडाशय के पास जो भाग है, वो इनफंडिबुलम। अब ये जो इनफंडिबुलम है, इसको अगर आप लास्ट से देखेंगे, जो गर्भाशय को टच कर रहा है, ये कुछ अंगुली नुमा प्रवर्ध है। ये क्या है? कुछ अंगुली नुमा प्रवर्ध है। इन अंगुली नुमा प्रवर्ध को हिंदी में तो कहते हैं झालर, पता नहीं कैसा नाम है, झालर। और इंग्लिश में इसको कहते हैं फिम्बरी। ये नाम तो फिर भी लेने में ठीक रहता है, लेकिन ये झालर, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ रही है? बहुत आसानी से मैं एक एक चीज को आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं कि यहां पे ये आपकी गर्भाशय, ये आपकी योनि,
और गर्भाशय के पास ये नली फैलोपियन ट्यूब, लेकिन फैलोपियन ट्यूब में जो गर्भाशय के पास स्थित है उसको स्थमस कहेंगे। चौड़ा भाग बीच वाला एम्पुला, और अंडाशय के पास स्थित है वो इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो आगे से है वो अंगुली नुमा प्रवर्ध का निर्माण करती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। अब ये क्यों बनाती है ये भी अपन बात करेंगे धीरे धीरे, लेकिन ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इनको अपन कहते हैं फिम्ब्री। इनको क्या कहते हैं? फिम्ब्री। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अब गर्भाशय जो होता है ये पूरा गर्भाशय है। गर्भाशय का ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला, इसको अपन कहते हैं फंडस। ये वाला, ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाता है? फंडस। इसको अपन कहते हैं फंडस। फंडस। और ये वाला जो पार्ट है ना इसको कहते हैं सर्वाइक्स। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये वाला, ये दोनों ही गर्भाशय के पार्ट है, इसको कहते हैं सर्वाइक्स। ठीक है। और ये अपन की, ठीक है। तो यहां पे देखो ये क्या, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? सर्वाइक्स हो जाएगा। फंडस और सर्वाइक्स ये दोनों किसके पार्ट हैं? गर्भाशय के ही भाग माने जाते हैं। ठीक बात है? इतनी बातें समझ पा रहे हो? अब यहां पे मैंने आपको जो गर्भाशय बताया, इस गर्भाशय के अंदर 3 लेयर होती है। गर्भाशय में 3 परत होती है। सबसे अंदर की तरफ जो परत होती है, सबसे अंदर की तरफ जो परत है, ये वाली परत, इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। बीच वाली ये जो मोटी परत है इसको कहते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे बाहर वाली ये जो परत है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ध्यान से सुनते जाना, डायग्राम के अंदर मैं सारी चीजें आपको डायग्राम में ही क्लियर कर दूंगा। गर्भाशय के अंदर 3 लेयर होती है। गर्भाशय के अंदर 3 लेयर होती है। सबसे अंदर की तरफ जो होगी वो एंडोमेट्रियम, सबसे बाहर की तरफ जो होगी वो पेरीमेट्रियम, और जो मध्य में होती है वो मायोमेट्रियम। ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। ठीक है, चलो ये डायग्राम हो गया आपका। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चीजें सारी मैंने आपको यहां पे बता दी है। फिर भी कुछ छूट गया हो तो मैं देख लेता हूं एक बार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अपन को इनके बारे में पढ़ना है कि भाई गर्भाशय जो है, उस गर्भाशय में एंडोमेट्रियम क्या काम करती है, मायोमेट्रियम क्या करती है, पेरीमेट्रियम क्या काम करती है, स्थमस जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्थमस क्या होती है, एम्पुला क्या होता है, यहाँ पे क्या काम होता है, इनफंडिबुलम क्या होता है, और ये जो है वो फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर क्यों पड़ी, अंडाशय क्या होता है, इनका क्या काम होता है, यही चीजें अपन को पढ़नी है। यही चीजें पढ़नी है, बट थोड़ी थोड़ी डिटेल में पढ़नी है। ठीक है। अब देखो, अब मैं एक बार इसको पढ़ाने से पहले पूरा आपको समझा दूं, है ना। पढ़ाने से पहले एक बार मैं पूरी प्रोसेस आपको समझा दूं, फिर अपन पढ़ाने का काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सुनो, सबसे पहले क्या होता है, अंडाशय जो होता है, अंडाशय आपको पता है अंडाणु का निर्माण करेगा। अंडाशय क्या करेगा? अंडाणु का निर्माण करेगा। अंडाशय के अंदर जो है वो क्या बनती है? अंडाणु बनते हैं। किससे बनते हैं? उगोनियम से बनते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। अंडाशय के अंदर जो उगोनिया सेल होती है उससे अंडाणु का निर्माण होगा। उस अंडाणु से लास्ट में जो है वो अंडाणु का निर्माण होगा। पहले वो अपरिपक्व होगा, फिर वो धीरे धीरे जाते हुए परिपक्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिपक्व हो जाएगा। जब वो अपरिपक्व होता है तो उसको कहते हैं अंडाशयी पुट्टिका, और जब वो परिपक्व हो जाता है तो उसको कहते हैं ग्राफियन पुट्टिका। ठीक है। अब ग्राफियन पुट्टिका परिपक्व हो गया, उस ग्राफियन पुट्टिका के अंदर क्या है? अंडाणु है। अब जैसे ही वो ग्राफियन पुट्टिका फटेगी उसमें से अंडाणु निकलेगा, ओवम रिलीज होगा। समझ रहे मेरी बात को? तो अंडाशय का काम था अंडाणु को मुक्त करना, अंडाणु का निर्माण करना। अब यहां से जैसे ही ग्राफियन पुट्टिका फटी और अंडाणु क्या हुआ? अंडाणु मुक्त हो गया। अंडाणु मुक्त हो गया। अब उस अंडाणु को कहां पे लाना है? भाई यहां पे लाना है। क्यों लाना है? अब ये बात मत करना क्यों लाना। देखो सुनो, अगर नहीं पता है तो भी समझ आ जाएगा। अंडाशय से अंडाणु मुक्त हुआ। अब यहाँ पे ये जो अंगुली नुमा प्रवर्ध है ना, ये अब काम आएंगे। जैसे ही मेरे मान लो ये अंडाशय है, ये मैं मार्कर रख देता हूँ, ये अंडाशय है, और इस अंडाशय से क्या हुआ? अंडाणु रिलीज हो गया, यहाँ पे अंडाणु पड़ा हुआ है। ठीक है। यहाँ से जो है, अब इसके ऊपर ये फिम्ब्री है। ये क्या है? फिम्ब्री है। ये फिम्ब्री क्या करेगी?
इस प्रकार की गति दर्शाएगी। जो अंगुली नुमा प्रवर्ध है, फिम्बरी है, ये कुछ इस प्रकार की मोशन दर्शाएगी और उस अंडाणु को क्या करेगी, पिक कर लेगी, ऊपर खींच लेगी ऐसे। समझ पा रहे हो? यहाँ पे ये अंडाशय है, अंडाशय से जैसे ही अंडाणु रिलीज हुआ, इस फिम्बरी ने उसको क्या कर लिया, पिक कर लिया। पिक करके इसको कहाँ पे ले आई, इनफंडिबुलम में ले आई, या फिर मैं यूं कहूँ फैलोपियन ट्यूब में ले आई। क्यों ले आई, सुनो ध्यान से, फैलोपियन ट्यूब में ले आई। अब फैलोपियन ट्यूब में वो गति दर्शाते हुए कहाँ पे जाएगा, एम्पुला में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, एम्पुला में जाएगा, आगे बढ़ेगा। आगे कैसे बढ़ेगा, इसी के अंदर जो है वो क्या होगा, सीलियरी मूवमेंट होगा। मान लो ये आपकी क्या है, पूरी फैलोपियन ट्यूब है। इस फैलोपियन ट्यूब में ऐसे सीलिया लगे हुए हैं, ये फैलोपियन ट्यूब, इसके अंदर की तरफ ऐसे सीलिया लगे रहते हैं, और वो सीलिया ऐसे गति दर्शाते हैं, तो वो आगे की तरफ ऐसे मूव करता जाता है। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ पे कुछ रखेंगे तो वो ऐसे आगे की तरफ मूव करेगा, सीलिया इसके अंदर पाया जाता है। तो सीलियरी मूवमेंट के द्वारा अंडाणु जो गति कैसे करता है, सीलियरी मूवमेंट होता है। ये अपन ने पढ़ा भी है पीछे, पेशीय गति जो चैप्टर पढ़ा उसमें। तो अंडाणु जो है वो सीलिया के द्वारा आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ के कहाँ पे आ गया, एम्पुला में आ गया। यहाँ पे एम्पुला में आ गया। अब यहाँ पे इसको एक बार होल्ड करो, एम्पुला में आ गया, ठीक है सर, एम्पुला में आ गया। अब यहाँ पे जो योनि द्वार है, योनि द्वार से यहाँ पे शीशन के द्वारा नर जो है वो अपने शीशन के माध्यम से नर युग्मक यानी कि शुक्राणु को अंदर प्रवेश करवाएगा। नर युग्मक जो है वो शुक्राणु अंदर प्रवेश करा, और वो भी गति करते हुए, शुक्राणु कैसे गति करता है, कशाभिका के द्वारा, फ्लैजिला के द्वारा, वो भी फ्लैजिलरी मूवमेंट दर्शाते हुए कहाँ पे आ जाएगा, एम्पुला में आ जाएगा। वो भी कहाँ पे आ जाएगा, एम्पुला में आ जाएगा। और एम्पुला के अंदर जो है वो इधर से आपका नर युग्मक भी आ गया, और इधर से मादा युग्मक भी आ गया, यानी कि इधर से शुक्राणु, इधर से अंडाणु आ गया। और जब दोनों आपस में आ गए तो अब ये क्या करेंगे, मिलेंगे, यानी कि नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलेंगे। और जब मिलते हैं तो इसी क्रिया को अपन कहते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। इसी क्रिया को अपन क्या कहते हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो अब आपसे पूछ ले कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्पुला में। नॉर्मली तो वो ऑप्शन में एम्पुला जब बहुत डीप पहुंचना चाहेगा ना तब देगा, अन्यथा वो देगा फैलोपियन ट्यूब। भाई एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का ही भाग है तो वो फैलोपियन ट्यूब देगा, लेकिन वो एम्पुला भी दे सकता है। वास्तविक स्थल जो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी एम्पुला होता है, जहां पे आपका निषेचन का काम होता है। समझ गए मेरी बात को? अब ध्यान से सुनो, निषेचन हो गया, निषेचन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ये चीजें आपको पता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ते हैं तो उसको अपन कहते हैं निषेचन, और इससे जो बनता है उसको कहते हैं जाइगोट। उसको क्या कहते हैं, जाइगोट। अब वो जाइगोट भी आगे जाता है गर्भाशय के अंदर। कहां पे जाता है, गर्भाशय के अंदर। जाइगोट क्या होता है, गर्भाशय के अंदर जाएगा, और गर्भाशय के अंदर जो है वो एंडोमेट्रियम जो है वो पहले से ही अपने आप को इतनी तैयार करके बैठी है। तैयार करने का मतलब यहाँ पे इसके अंदर जो है वो बहुत मोटी परत ये बन जाती है। क्यों बनती है मोटी, क्योंकि यहाँ से जो जाइगोट आएगा, या फिर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो भ्रूण एम्ब्रियो जो आएगा वो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जाइगोट एंडोमेट्रियम के अंदर आके धंस जाएगा। एंडोमेट्रियम के अंदर आके धंस जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गर्भाशय के अंदर ही भ्रूण का परिवर्धन होगा। बेबी का डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस कहाँ पे होता है, गर्भाशय में होता है। तो बेबी जो है वो यहाँ पे जाइगोट जो है वो यहाँ पे आके एम्ब्रियो जो है उसके एंडोमेट्रियम के अंदर आके धंस जाता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम के अंदर आके वो क्या हो गया, भ्रूण धंस गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इसके अंदर आके धंस गया। अब यहाँ पे इसको धंसने को कहते हैं अंतरोपण। क्या कहते हैं, अंतरोपण या इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन या भ्रूण अंतरोपण। किसको कहते हैं, जाइगोट का आकर के गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में धंसना। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में धंसना क्या कहलाता है, अंतरोपण कहलाता है। और जैसे ही इसके अंदर अंतरोपित हो गया उसके बाद उसका परिवर्धन होगा, डेवलपमेंट होगा। परिवर्धन का मतलब डेवलपमेंट, जाइगोट से फिर डेवलपमेंट होगा, उसके अंदर मोरुला, ब्लास्टुला, ये जो स्टेज आती है वो इसके अंदर आएगी, और फिर जो है वो आगे चल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इतनी बातें। अब देखो, मानो सोचो कि यहां से अंडाणु तो आ गया, यहां से तो अंडाणु तो आ गया, लेकिन यहां से शुक्राणु प्रवेश नहीं किया। शुक्राणु प्रवेश नहीं किया तो उस केस में क्या होगा, ये मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं, पीरियड्स जिसे आप कहते हैं, वो क्यों आते हैं और कब आते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। कि यहाँ पे मान लो अंडाणु बन गया और यहाँ पे एम्पुला के अंदर आ गया।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे शुक्राणु नहीं आया, तो शुक्राणु नहीं आया तो यहाँ पे निषेचन नहीं होगा। शुक्राणु नहीं आया तो यहाँ पे क्या होगा, निषेचन नहीं होगा। और निषेचन नहीं होगा तो यहाँ पे जो जाइगोट है वो यहाँ पे अंतरोपित होगा ही नहीं, जाइगोट बना ही नहीं है तो क्या अंतरोपित होगा। तो जो एंडोमेट्रियम अपने आप को तैयार करके बैठी थी, मोटी जो परत बनी थी, वो अब क्या करेगी, झड़ना स्टार्ट हो जाएगी, टूटना स्टार्ट हो जाएगी, और वो योनि द्वार के माध्यम से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको अंडाशय पढ़ाऊंगा, एक एक करके सारी चीज अपन पढ़ते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब अपन पढ़ते हैं प्राथमिक जननांग अंडाशय के बारे में। इतना तो सबको पता है कि अंडाशय क्या है, प्राथमिक जननांग है। अंडाशय कितना होता है, एक जोड़ी होते हैं, बादाम आकृति के होते हैं। ये कुछ कॉमन सवाल बन सकते हैं, उसको अपन लिख लेते हैं कि अंडाशय की आकृति कैसी होते हैं, बादाम आकृति। तो एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, बादाम आकृति के होते हैं। ठीक है, अब देखो अंडाशय बादाम आकृति के होते हैं। अब थोड़ा सा अपन इसको डायग्राम बनाएं, जैसे कि मान लो ये आपका अंडाशय है, ये आपका क्या है, अंडाशय है। अब इस अंडाशय के अंदर जो है ना, ये दो भाग होते हैं। ये जो अंदर वाला जो भाग है ना पूरा, इसको तो अपन कहते हैं स्ट्रोमा। अंडाशय के अंदर जो भी ये पार्ट है इसको अपन कहते हैं स्ट्रोमा। लेकिन इस स्ट्रोमा के दो भाग है, स्ट्रोमा के दो भाग है। वो भाग कौन कौन से हैं, देखो ये पूरा स्ट्रोमा अंदर, ये बाहर वाला जो पार्ट है ये होता है कॉर्टेक्स। ये वाला पार्ट क्या होता है, कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको अपन कहते हैं मेड्यूला। इसको अपन क्या कहते हैं, मेड्यूला। और ये दोनों भाग जो, ये पूरा अंदर का जो भाग होता है इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, ठीक है, पूरा अंदर का भाग स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के दो भाग है, बाहर वाला कॉर्टेक्स या परिधीय भाग कॉर्टेक्स, और अंदर वाला मेड्यूला। ठीक है, अब ये जो कॉर्टेक्स होता है ना, कॉर्टेक्स, इसमें क्या होती है, अंडाशयी पुट्टिकाएं पाई जाती है। अंडाशयी पुट्टिका, अंडाशयी पुट्टिकाएं पाई जाती है। और ये जो मेड्यूला होता है इसमें रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, ये सारी चीजें किसमें पाई जाती हैं, मेड्यूला में पाई जाती है, प्रेजेंट। ठीक है, रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, ये सब कुछ मेड्यूला में पाई जाती है। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये चीज आपको समझ आ गई। अंडाशय के अंदर क्या होता है, जो पूरा भाग होता है उसको स्ट्रोमा, बाहर परिधीय भाग जो होता है, या इसको अपन लिख देते हैं बाहरी भाग, या परिधीय भाग इसको कह सकते हैं, और ये अंदर वाला भाग होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। चलो लिख लो इसको। मेन जो है अंडाशय करता क्या है, अंडाणु का निर्माण करता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अंडाणु का निर्माण करता है, अंडाणु का निर्माण करता है। कैसे करता है, मान लो इसके अंदर, इसको मैं मिटा रहा हूं, मान लो यहां पे ये एक सेल है, इसको अपन कहते हैं उगोनिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उगोनिया। इस उगोनिया के चारों ओर ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिसको अपन कहते हैं ग्रेन्युलोसा, ग्रेन्युलोसा सेल्स। ठीक है, ये ग्रेन्युलोसा सेल्स जो है इससे परिपक्व होती जाती है, और फाइनली जब ये अंडाणु परिपक्व हो जाता है तो इसको बोलते हैं ग्राफियन पुट्टिका। इसको बोलते हैं ग्राफियन पुट्टिका। ठीक है, तो यहां से फिर अंडाणु जो है जब रिलीज हो जाएगा, मतलब परिपक्व हो जाएगा, तो यहां से रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये अंडाशय की बात है, ये अंडाशय की बात है, इसको नोट करो। प्राथमिक जननांग हमारा क्लियर हुआ।
अब अपन पढ़ेंगे द्वितीयक जननांग। अब अपन किसको पढ़ेंगे? द्वितीयक जननांग। द्वितीयक जननांग में अपन सबसे पहले किसको हेडिंग लगाएंगे आप? द्वितीयक जननांग। द्वितीयक जननांग में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब को, फैलोपियन नलिका। दूसरा नाम अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी भी इसको कहते हैं। ठीक है, फैलोपियन नलिका जो है ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हमने पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा स्थमस। स्थमस को अपन कहते हैं संकीर्ण पथ। स्थमस को अपन कहते हैं संकीर्ण पथ। सबसे पहले स्थमस जो है वो गर्भाशय के समीप वाला भाग होता है। गर्भाशय के समीप वाला संकीर्ण, संकीर्ण मतलब पतला, गर्भाशय के समीप वाला जो संकीर्ण भाग होता है वो क्या होता है? स्थमस होता है। ठीक है, गर्भाशय के समीप वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? स्थमस होता है। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि फैलोपियन ट्यूब में मैंने कहा ना कि अंडाणु जो है वो सिलियरी मूवमेंट करता है। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो आंतरिक स्तर होता है वो किसका बना होता है? कौन से उत्तक का बना होता है? इसका जो आंतरिक स्तर है वो बना होता है सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम। सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम। सीलिया को हिंदी में कहते हैं पक्ष्माभि, कोल्यूमिनर को कहते हैं स्तंभाकार। ठीक है, तो पक्ष्माभि स्तंभाकार उपकला, हिंदी में लिख लो पक्ष्माभि स्तंभाकार उपकला। ये ठीक। अब देखो, ये 2 बातें फैलोपियन ट्यूब के बारे में जनरल है। एक तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली है और इसका जो आंतरिक भाग होता है वो किससे बना होता है? सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम, यानी कि कोल्यूमिनर एपिथेलियम। ठीक है, अब हमने स्तमस की बात की। स्तमस क्या होता है? गर्भाशय के समीप वाला जो संकीर्ण भाग होता है वो आपका स्तमस होता है। ठीक है, गर्भाशय के समीप वाला जो संकीर्ण भाग होता है वो क्या होता है? स्तमस होता है। उसके बाद स्तमस के बाद में आता है एम्पुला। एम्पुला, एम्पुला क्या है? फैलोपियन नलिका का सबसे चौड़ा भाग जो होता है वो यही होता है। एक बात तो ये याद रखनी है, ये सबसे चौड़ा भाग। और दूसरी बात याद रखनी है निषेचन स्थल। निषेचन स्थल, आपसे सामान्य पूछे कि निषेचन कहां पे होता है तो फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में भी कहां पे होता है तो एम्पुला में। ठीक है, और ये सबसे चौड़ा भाग होता है फैलोपियन ट्यूब का। उसके बाद में आता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम को हिंदी में कहते हैं कीपक। ये जो होता है ये आपके अंडाशय के पास स्थित होता है, अंडाशय के समीपस्थ भाग। ठीक है, और इसके अंदर जो इसका अंतिम सिरा होता है, किसका? इनफंडिबुलम का, इसका अंतिम सिरा अंगुली नुमा प्रवर्ध, जिसे अपन कहते हैं फिम्बरी, प्रवर्ध में रूपांतरित होता है। जो अंडाणु को ऐसे लिख लो, जो अंडाणु कैप्चरिंग का काम करते हैं, कैप्चर करना या पिकिंग कह सकते हैं, पिकिंग। हिंदी का सही वर्ड मुझे नहीं मिल रहा है इसलिए इंग्लिश में लिखना है। जो अंडाणु कैप्चरिंग या पिकिंग का कार्य करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? ऐसे तो कोई इंग्लिश ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, तो ये अपन ने क्या पढ़ ली? फैलोपियन ट्यूब पढ़ ली। ये अपन ने क्या पढ़ ली? फैलोपियन ट्यूब पढ़ ली। बताओ क्लियर है? फैलोपियन ट्यूब क्लियर है? बहुत सिंपल से है, कुछ भी नहीं है जो आपको मैंने नया बताया। 2-3 बार बता चुका हूं सारी चीजें। अब इसको मैं मिटाऊंगा। फैलोपियन ट्यूब, द्वितीयक जननांग में हमने 3 सहायक जनन वाहिनियां पढ़ी थी, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय और योनि। ठीक है,
तो योनि के बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना है ज्यादा, हमें पढ़ना है मेनली गर्भाशय के बारे में। और गर्भाशय पढ़ेंगे तो हमारा द्वितीय जननांग भी कंप्लीट। गर्भाशय, गर्भाशय, गर्भाशय की अगर मैं बताऊं कि आकृति कैसे होती है, जैसे अंडाशय की बादाम आकृति होती है, तो गर्भाशय जो होता है वो उल्टे नाशपाती के आकार का होता है, उल्टे नाशपाती के आकार का। गर्भाशय की आकृति कैसी हो जाएगी? उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। कार्य क्या करता है गर्भाशय, क्या काम करता है? भ्रूण अंतरोपण, भ्रूण अंतरोपण व भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूण अंतरोपण क्या होता है मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि जो जाइगोट है उसका गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में धंसना भ्रूण अंतरोपण कहलाता है। और भ्रूणीय परिवर्धन का मतलब है कि उस भ्रूण का या उस जाइगोट का कंप्लीटली डेवलप होना, एक फीटस में बदलना, फीटस मतलब बेबी के अंदर बदलना, वो हो जाएगा भ्रूणीय परिवर्तन। ये इसका काम हो जाएगा। अब गर्भाशय के अंदर 3 परतें होती है, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, उसमें 3 परतें होती है, 3 लेयर होती है। सबसे पहले इसमें होती है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। दूसरी जो इसमें लेयर होती है वो होती है मायोमेट्रियम, और तीसरी जो होती है वो होती है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर होती है, सबसे बाहर, ये मध्य में, और ये आंतरिक, सबसे अंदर की तरफ। अब आपसे पूछ ले कि भ्रूणीय अंतरोपण कहां पे होता है, तो एंडोमेट्रियम में। भ्रूण का अंतरोपण कहां पे होता है? एंडोमेट्रियम। अब इन तीनों लेयर का अलग अलग काम है। सबसे पहले पेरीमेट्रियम की बात करूं तो ये कुछ नहीं है, सिंपल सा पेरीमेट्रियम प्रोटेक्शन का काम करेगी, सुरक्षा का काम करेगी। इसको याद नहीं रखना है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही। हमें मेनली इन दो पे फोकस करना है, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम, है ना। एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम, इन दोनों को पढ़ना है। एंडोमेट्रियम के अंदर एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि एंडोमेट्रियम जो होती है, भ्रूणीय अंतरोपण जो है वो एंडोमेट्रियम में होता है। ऐसे लिख सकते हैं, मासिक चक्र के दौरान, मासिक चक्र के दौरान जो कुछ भी परिवर्तन होता है वो किस में होता है? मासिक चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन जो है वो इसी परत में होता है। ये उसी बात को मैंने लिखा है। अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे कि भाई अगर उसके अंदर जाइगोट बन गया, भ्रूण बन गया, तो वो आकर के अंतरोपित होगा, और अंतरोपित होगा तो फिर ये भ्रूणीय परिवर्तन और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेगी। अगर वहां पे जाइगोट नहीं बना, है ना, जो एग है, जो अंडा है, वो फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, तब जो है ये एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी? फिर से टूटना स्टार्ट हो जाएगी, है ना भाई, फिर से टूटना स्टार्ट हो जाएगी, और वापस से फिर वापस बनती है, फिर क्या होती है? वापस मोटी होती है, वापस मोटी होती है, और फिर ये वेट करती है कि इसके अंदर कब जो है वो एग फर्टिलाइज्ड होगा और मेरे अंदर आके धंसेगा। फिर से अगर एग फर्टिलाइज्ड हो गया तो इसके अंदर आके धंस जाएगा, आगे का प्रोसेस। और एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ तो फिर से ये टूटती है। यानी कि इसका निर्माण होता है, बनती जाती है, टूटती जाती है, बनती जाती है, टूटती जाती है। तो यही तो मासिक चक्र है, यही तो मासिक चक्र के दौरान परिवर्तन होता है भाई। आपकी शुरुआत के अंदर जो है वो इसका निर्माण होता है, ये मोटी होती जाती है, मोटी होती जाती है, और जब फाइनली एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तो वापस टूटती जाती है ना। तो मासिक चक्र के दौरान जो कुछ भी चक्रीय परिवर्तन होता है वो एंडोमेट्रियम में होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। अब मैं बात करूं मायोमेट्रियम की, तो मायोमेट्रियम का अपना अलग काम है। मायोमेट्रियम किससे बनी होती है? स्मूथ मसल फाइबर से बनी होती है, स्मूथ मसल
फाइबर इसमें पाए जाते हैं। ये क्या काम करेगी, देखो सुनो ध्यान से। अब मान लो एंडोमेट्रियम के अंदर आके ये भ्रूण अंतरोपित हो गया, भ्रूण धंस गया, तो अब जब बेबी पूरा डेवलप हो जाएगा, फिटस बन जाएगा और प्रसव प्रक्रिया जो है वो मतलब गर्भावस्था के अंतिम समय में प्रसव जब होता है, तो उस समय उस बेबी को, उस फिटस को गर्भाशय में कर्मांकुचन गति द्वारा आगे की तरफ प्रोसीड करना, ये काम कौन करेगा, मायोमेट्रियम करेगा। समझ रहे मेरी बात को? मायोमेट्रियम क्या करेगा, प्रसव प्रक्रिया के दौरान, ऐसे लिख लो गर्भावस्था के अंत में। एक ही बात है, प्रसव प्रक्रिया कब होती है, जब गर्भावस्था का अंतिम महीना होता है, 9वें महीने के अंत में। तो गर्भावस्था के अंत में प्रसव के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रसव के दौरान एक हार्मोन का नाम याद रखना आपको यहां पे, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव में, ध्यान से इस हार्मोन का याद आपको बहुत जरूरी है, कई बार सवाल आ जाता है यहां से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव में तीव्र संकुचन प्रक्रिया द्वारा भ्रूण को आगे की तरफ धकेलना, ये काम किसका हो जाएगा, मायोमेट्रियम का। बताओ मायोमेट्रियम का काम समझ में आ गया? सिंपल सा काम है, जब फीटस तैयार हो गया और प्रसव करवाना है, प्रेगनेंसी करवानी है, तो उस समय उस फीटस को गर्भाशय से आगे की तरफ पुश करना, आगे की तरफ पुश करने का काम कौन करता है, मायोमेट्रियम। इसके अंदर तीव्र कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा और उस भ्रूण को आगे की तरफ धकेला जाता है। ठीक है, तो ये आपका गर्भाशय भी कंप्लीट, गर्भाशय भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मिटाओ इसको, योनि के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। चलो अब देखो, अब मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, छोटी सी है, कई बार सवाल आ जाता है, क्या आता है कि अगर मैं अंडाशय को हटा दूं, सर्जरी के द्वारा अंडाशय को रिमूव कर दूं, ओवरी को रिमूव कर दूं, तो उस टर्म को क्या कहेंगे? मैं जो है वो आपके टेस्टिस को हटा दूं, तो उसको अपन क्या कहेंगे, है ना? मैं ओवरी को हटा दूं, टेस्टिस को हटा दूं, यूट्रस को हटा दूं, तो सर्जिकल रिमूवल, इसका मतलब समझ गए? सर्जिकल रिमूवल ऑफ, सर्जरी द्वारा मैं किसी चीज को रिमूव कर दूं, किसको कर दूं, ऑफ। जैसे कि मैं कर दूं आपके यूट्रस को, तो यूट्रस को अगर मैं रिमूव कर दूं तो उसको अपन कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी, उसको क्या कहेंगे, हिस्टेरेक्टोमी। अगर मैं फैलोपियन ट्यूब को निकाल दूं, तो फैलोपियन ट्यूब को निकाल दूं, उसको कहते हैं साल्पिंगेक्टोमी, ठीक है। अगर मैं आपके ओवेरी को निकाल दूं, तो उसको कहते हैं ऊफरेक्टोमी। क्या कहते हैं, ऊफरेक्टोमी। और अगर मैं आपके टेस्टिस को निकाल दूं, तो उसको कहते हैं ऑर्किडोक्टोमी। ये थोड़ी सी टर्म है, आप चाहो तो याद रख लो। अगर एग्जामिनर का ध्यान इस तरफ गया तो वो सवाल बना सकता है, हालांकि चांसेस बहुत कम है। ठीक है, मेनली याद रख लेना, एक तो यूट्रस को आप जरूर याद रख लेना। ठीक है, यूट्रस को हिस्टेरेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब निकाल दे तो सेल्पिंगेक्टोमी, ओवेरी निकाल दे तो ऊफेरेक्टोमी और टेस्टिस निकाल दे तो ऑर्किडोक्टोमी। ठीक है, ये हमने सर्जरी द्वारा अगर इनको रिमूव कर दें तो वो टर्म्स है, इनको भी लिख लो, इनको लिख लो आप। लिख लिया? चलो, अब अपन ने सहायक जनन वाहिनियां पढ़ ली द्वितीयक जननांग में।
सहायक जलन ग्रंथि पढ़नी। और ग्रंथि कौन सी है? एक ही ग्रंथि है जिसका नाम था बार्टोलिन की ग्रंथि। कौन सी? बार्टोलिन ग्रंथि। बार्टोलिन ग्रंथि क्या होती है? आपको याद होगा मैंने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक ग्रंथि पढ़ाई, काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। क्या काम था उसका? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, संभोग की प्रक्रिया के दौरान जो पेनिस है उसको लुब्रिकेशन प्रदान करना, चिकनाट प्रदान करना, वो काम था। सेम काम जो है वो फीमेल के केस में कौन करेगी? बार्टोलिन की डक्ट करेगी। यानी कि बार्टोलिन की डक्ट क्या करेगी? एक तरल स्त्रावित करती है जो संभोग के दौरान योनि को लुब्रिकेशन प्रदान करती है। लुब्रिकेशन प्रदान करती है, ठीक है। ये काम बार्टोलिन का ग्रंथि का हो गया, लिख लो इसको। चलो अब अपन ने द्वितीयक जननांग कंप्लीट कर लिया। अब हमारा क्या बचा? बाह्य जननांग। और फीमेल के केस में बाह्य जननांग क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, भग, ठीक है। प्यूडेंडम, वल्वा, जो भी आप नाम देना चाहें वो इसके अंदर हो जाएगा। अब ये बाह्य जननांग। सबसे पहले बाह्य जननांग को अपन एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं। मैं एक डायग्राम बना देता हूं, फिर अपन इसको समझेंगे। ये अपन ने बाह्य जननांग का एक रफली डायग्राम बनाने की कोशिश की। अब अपन बाह्य जननांग को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, बाह्य जननांग के अंदर सर्वप्रथम आपको ध्यान में रखना है इसके 5 भाग होते हैं। पहले अपन 5 भागों के नाम लिख लेते हैं क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट नाम है तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसमें एक होता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस। दूसरा जो भाग होता है उसको अपन कहते हैं लेबिया मेजोरा। तीसरा जो भाग होता है उसको कहते हैं लेबिया माइनोरा। चौथा जो भाग होता है उसको अपन कहते हैं क्लिटोरिस। और पांचवा जो भाग होता है उसको अपन कहते हैं हाइमन। ये 5 भाग होते हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस और हाइमन। ये 5 नाम पहले याद करो। पहले 5 नाम याद करो कि जो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर एक्सटर्नल जेनिटल जो होता है उसके 5 भाग होते हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस और हाइमन। हिंदी नाम मुझे नहीं पता भाई, मैं नहीं, इसका याद नहीं है मुझे। इसको वृद्ध लघुअष्ट से कुछ नाम है तो पता नहीं मुझे, आप ऐसे याद कर लो, ठीक है। बहुत अटपटे नाम है हिंदी वाले, मैं आपको बता दूंगा, काम के नहीं। सुनो, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटोरिस और हाइमन। अब इस डायग्राम में अपन इसको लेबलिंग करके समझेंगे। सबसे पहला भाग है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? जो फीमेल की बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो हमें बाहर से दिखाई पड़ती है उसके अंदर एक ऊपर की तरफ जो है वो मासल संरचना होती है, फेट जमा रहता है वहां पे, और उसके ऊपर हेयर वहां पे पाए जाते हैं जिसको अपन कहते हैं प्यूबिक हेयर्स। तो वो वाली संरचना होती है मॉन्स प्यूबिस। जैसे ये है तो मॉन्स प्यूबिस ये हो जाएगी मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस में क्या ध्यान रखना है? ये किससे बनी होती है? फैटी टिश्यू से बनी होती है, फैटी टिश्यू, वश्य ऊतक। जिस प्रकार फीमेल के अंदर जो स्तन ग्रंथियां होती है, स्तन जो होते हैं वहां पे क्या होता है? फेट जमा रहता है। उसी प्रकार वहां पे स्तन के अंदर फेट थोड़ा ज्यादा जमा होता है, जबकि यहाँ पे जो मॉन्स प्यूबिस होता है उसके अंदर फेट थोड़ा कम जमा होता है। यानी कि एक गद्दी टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर हेयर पाए जाते हैं, प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट, ठीक है। फैटी टिश्यू से बनी होती है और प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट, प्यूबिक हेयर इसके ऊपर पाए जाते हैं। ये सबसे ऊपर वाला भाग होता है, सबसे ऊपर की तरफ जो है ये वाला पार्ट होता है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इसके अंदर ये जो 2 स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये कैसी होती है? ऑस्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ऑस्ट का मतलब होठ, 2 होठनुमा संरचना होती है, होठ जैसी, और मांसल होती है। मांसल का मतलब समझते हैं? गद्दीदार, है ना, ऐसे। तो मोटी मोटी 2 मांसल संरचना होती है, उसको अपन कहते हैं लेबिया
मेजोरा। इसको अपन क्या कहेंगे? मांसल त्वचीय वलन, मांसल त्वचीय वलन। ठीक है, और ये क्या करती है? योनि द्वार को ढके रखती है, योनि द्वार को ढकने का काम करती है, उसको ढके हुए रखती है। इन्हीं लेबिया मेजोरा के नीचे यहां पे पाया जाता है लेबिया माइनोरा। ये क्या है? लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। ये जस्ट लेबिया मेजोरा के ठीक नीचे होता है। ठीक है, लेबिया मेजोरा के ठीक नीचे वो होता है लेबिया माइनोरा। अब यहां पे ये जो लेबिया मेजोरा है, इसके ऊपर की तरफ एक घुंडी नुमा संरचना पाई जाती है, इसी को अपन कहते हैं क्लिटोरिस। ये क्या हो जाएगा? क्लिटोरिस हो जाएगा। और क्लिटोरिस क्या है? एक घुंडी नुमा संरचना, घुंडी नुमा संरचना। एक मिनट, क्लिटोरिस ये क्या है? घुंडी नुमा संरचना। अब ध्यान से सुनना, ये जो क्लिटोरिस होता है ना, यही मानव शिश्न के समजात अंग है, शिश्न के समजात अंग है। मानव तो क्या? शिश्न के समजात अंग। और फीमेल के अंदर जो काम उत्तेजना को प्रेरित करता है, ये सबसे ज्यादा संवेदनशील, अगर बाह्य जननांग में कोई पार्ट है तो वो आपका क्या होता है? क्लिटोरिस होता है। सबसे ज्यादा संवेदनशील भाग होता है। जैसे कि नर के केस में अपन बात करें तो उसका शिश्न सबसे ज्यादा संवेदनशील पार्ट होता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये शिश्न के समजात अंग है। यहाँ पे सबसे ज्यादा महिलाओं के अंदर जो काम उत्तेजना को प्रेरित करता है, लिबिडो को प्रेरित करता है, वो कौन करता है? क्लिटोरिस करता है। ठीक है, जो कि एक घुंडी नुमा संरचना है और लेबिया मेजोरा के ठीक ऊपर पाया जाता है। लेबिया मेजोरा दो ओस्ट नुमा संरचना होती है, जो कि इसके ऊपर जो है वो आपका क्लिटोरिस मिलेगा। और लेबिया मेजोरा के ठीक नीचे, लेबिया मेजोरा ऊपर से इसको फोल्ड कर दिया योनि द्वार को, उसके ठीक नीचे अंदर की तरफ वो भी ओस्ट नुमा संरचना होती है, लेकिन लेबिया मेजोरा से छोटी है, इसलिए लेबिया माइनोरा कह दी। ठीक है, लेबिया माइनोरा कह दिया। और यहाँ पे ये जो दो आपको चीजें दिख रही है, ये ओपनिंग दिख रही है, एक तो होती है यूरिनल ओपनिंग, हिंदी में बात करूं तो मूत्र द्वार। और ये जो होता है नीचे वाला, ये होता है योनि द्वार, यानी कि वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, ये होता है वेजाइनल ओपनिंग। यानी कि फीमेल के केस में यूरिनल ओपनिंग अलग है, मूत्र द्वार अलग है और आपका योनि द्वार अलग है, जबकि नर के केस में, मेल के केस में ऐसा नहीं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये जो योनि द्वार है ना, इस योनि द्वार के ऊपर एक ऐसी झिल्ली पाई जाती है और उसी झिल्ली को अपन कहते हैं हाइमन। हाइमन, उसी झिल्ली को अपन क्या कहते हैं? हाइमन, है ना। ये कहां पे पाई जाती है? योनि द्वार के ऊपर पाई जाती है। अब इसी वजह से यहां पे कहा जाता है कि जो हाइमन है वो वर्जिनिटी का इंडिकेटर है कि नहीं है, वर्जिनिटी का इंडिकेटर है कि नहीं है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई अगर योनि द्वार के ऊपर हाइमन झिल्ली लगी हुई है तो वो हाइमन झिल्ली तभी टूट सकती है जब इसके अंदर पेनिस एंटर करेगा, जब सीशन इसके अंदर जाएगा, ये तभी तो हाइमन झिल्ली टूट सकती है ना। इस वजह से लोगों के अंदर ये परसेप्शन बन गया कि अगर उसके अंदर हाइमन झिल्ली है तो वर्जिनिटी है या वर्जिन है, और अगर उसके अंदर हाइमन झिल्ली नहीं है तो उसके अंदर वर्जिनिटी नहीं है, खत्म है वर्जिनिटी। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। पूरी तरीके से सही क्यों नहीं है? क्योंकि अगर कोई फीमेल, अगर कोई महिला बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रही है, तो उस केस के अंदर भी ये आपकी जो हाइमन झिल्ली है वो टूट सकती है ना। तो हाइमन झिल्ली वास्तविक रूप से वर्जिनिटी का सूचक नहीं है, वास्तविक रूप से वर्जिनिटी का सूचक हाइमन झिल्ली नहीं है, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक तरीके तक है कि अगर इसके ऊपर है तो वो वर्जिन है, नहीं तो नहीं। समझ गए होंगे, आई होप आपको हाइमन झिल्ली के अंदर आते हैं। ये है वास्तविक रूप से वर्जिनिटी का सूचक नहीं है।
ठीक है, तो ये बात भी आपको साथ में याद रख लेनी है कि जो आयमन झिल्ली होती है वो वास्तविक रूप से वर्जिनिटी की सूचक नहीं होती है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, बाह्य जननांग हो गया फीमेल के केस में। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे स्तन ग्रंथियां, मैमेलरी ग्लैंड्स। इसको नोट कर लो। अब अपन पढ़ेंगे स्तन ग्रंथियों के बारे में। स्तन ग्रंथियां, मैमेलरी ग्लैंड्स। स्तन ग्रंथियां भी कितनी होती है, संख्या आपसे पूछ ले तो एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है। स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण होती है, किसका रूपांतरण होती है, स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण। ठीक है, स्वेद ग्रंथियों का रूपांतरण होती है, एक जोड़ी होती है। काम क्या करती है, दुग्ध निर्माण व निष्कासन। ठीक है, दुग्ध निर्माण व निष्कासन से संबंधित कार्य, ये इसका काम हो जाएगा। ठीक है, स्तन ग्रंथि। अब एक चीज यहां से अगर सवाल बनेगा तो वो आपसे पूछ सकता है दूध परिवहन का पथ क्या है, दुग्ध परिवहन का पथ क्या है। तो सुनो, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि यहां पे स्तन ग्रंथियों के अंदर क्या पाई जाती है, स्तन ग्रंथियों में स्तनपाली पाई जाती है। ऐसे लिख लो, प्रत्येक स्तन ग्रंथि में 15 से 20 स्तनपालियां पाई जाती हैं। स्तनपालियां पाई जाती हैं। स्तनपालियों में क्या होता है, स्तनपालियों में एल्वियोली पाई जाती है जो दुग्ध निर्माण करती है, जो दुग्ध निर्माण करती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अपन ने टेस्टिस में क्या पढ़ा, वृषण में क्या पढ़ा कि प्रत्येक वृषण के अंदर वृषण पाली होती है और वृषण पाली में शुक्रजनक नलिका होती है जो शुक्राणु का निर्माण करती है। उसी प्रकार स्तन ग्रंथियों में स्तनपालियां होगी और स्तनपालियां कितनी होती है, तो प्रत्येक स्तन ग्रंथि में 15 से 20 स्तनपाली हो सकती है। ठीक है, और इस स्तनपालियों के अंदर होती है एल्वियोली जहां पे वास्तविक रूप से दुग्ध का निर्माण होता है। तो आपसे पूछ ले दुग्ध परिवहन का पथ क्या है, मादा में दुग्ध परिवहन पथ। तो सबसे पहले एल्वियोली, सबसे पहले एल्वियोली, एल्वियोली में दूध बनता है। उसके बाद में मैमेलरी ट्यूब्यूल्स, मैमेलरी ट्यूब्यूल्स, मैमेलरी ट्यूब्यूल्स के बाद में आ जाएगा मैमेलरी डक्ट, मैमेलरी डक्ट के बाद में एम्पुला, एम्पुला के बाद में आ जाएगा लैक्टोफेरस ट्यूब, लैक्टोफेरस ट्यूब यानी कि दुग्ध स्त्रावण नलिका। ठीक है, और उसके बाद में निप्पल। ठीक है, तो ये दुग्ध परिवहन का पथ है। ये क्या है, दुग्ध परिवहन का पथ है फीमेल की बॉडी में। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये अपन ने मादा जनन तंत्र कंप्लीटली पढ़ लिया। किसी भी प्रकार की दिक्कत समस्या आपको लगी तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा अगर आपका कमेंट जेन्युइन हुआ तो। और बाकी क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, ये आप ज़रूर कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।